हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 को सीधे यूज नहीं कर सकते। N2 को यूज करने के लिए इनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और N2 को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है ना, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यूजेबल फॉर्म कौन कौन से होंगे? नाइट्रेट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। इन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप्स देख लेते हैं कि किसको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे और किसको नॉन बायोलॉजिकल कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजियोलॉजिकल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं। तो चलिए देखते हैं किसको कहेंगे बायोलॉजिकल और किसको कहेंगे नॉन बायोलॉजिकल। तो यहाँ एक प्लांट है। प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन अपटेक करता है, पर नाइट्रोजन को यह सीधे यूज नहीं कर सकता और प्लांट को नाइट्रोजन की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लांट के क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन, प्लांट के प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्लांट के डीएनए में नाइट्रोजन, प्लांट के आरएनए में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। प्लांट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी, मनुष्यों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन। तो जो हमारे डीएनए ही बने हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं वो भी नाइट्रोजन बेस ही हैं। तो नाइट्रोजन हमारे लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता प्लांट को पड़ती है। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, वह तो होता है N2 के फॉर्म में। N2 मतलब दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इन नाइट्रोजन को प्लांट सीधे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन N ट्रिपल बॉन्ड N के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके प्लांट नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करने की आवश्यकता होती है, मतलब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म क्या हो जाएगा? NH3 और NO3-, मतलब अमोनिया और नाइट्रेट। इन दोनों फॉर्म को प्लांट सबसे ज़्यादा अपटेक करते हैं। तो इन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यह अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो लाइटिंग हो जाए। लाइटिंग आप समझते हो, जैसे आकाशीय बिजली है ना, लाइट चमकता है अचानक से या बादल गरजता है, तो इस दौरान भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है। तो फर्टिलाइज़र कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रियों में, जैसे कि यूरिया बनाते हैं। यूरिया को हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं जो नाइट्रोजन सोर्स होता है। ये कुछ तरीके हो गए। और क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में तो रहते हैं पर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाते और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनको कहा जाता है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोला जाता है। और जो रूट नोड्यूल बनाते हैं उनको कहा जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस था लाइटिंग, फर्टिलाइजर देना, ये कहलाता है नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ फ्लो चार्ट देख लीजिए। दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, एक होता है नॉन बायोलॉजिकल और एक होता है बायोलॉजिकल। तो नॉन बायोलॉजिकल में आते हैं फिजिकल और इंडस्ट्रियल, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो फिजियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है यह होता है, जैसे अभी हमने देखा, लाइटिंग द्वारा, बादल गरजने पर, इन सब से जो होते हैं उनको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर तैयार करना, जैसे कि यूरिया। सिम्बायोटिक रिलेशन किसको बोलेंगे? जिसमें प्लांट और बैक्टीरिया आपस में रिलेशन बना करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तब उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नॉन सिम्बायोटिक, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करते फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनको कहा जाता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं इनका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना। जो नॉन सिम्बायोटिक हैं इसमें भी नॉस्टॉक, एनाबिना आ जाएंगे। एक अलग सा एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर लिख लेना। आज के इस वीडियो में हम नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल में दोनों पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नहीं होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजन फिक्स करने वाला एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो आगे हम लोग और देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है यह 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तब उसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, रूट नोड्यूल बना करके। सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होने के पश्चात ही सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है जिससे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। यही बात मैंने बताया कि सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं बैक्टीरिया प्लांट के साथ, रूट नोड्यूल बना करके करते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसा होता है। देखते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप होता है सिग्नलिंग। तो देखिए ये एक प्लांट है, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये डीएनए है। बैक्टीरिया का डीएनए में कई सारे जीन होते हैं, जैसे हमारे डीएनए में भी कई सारे जीन होते हैं, जिसमें से मैं कुछ जीन को ही यहाँ इंडिकेट किया हूँ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में उपयोगी होते हैं, जैसे कि डी जीन, ए जीन, बी जीन, सी जीन, एल, एफ, ई, एच, क्यू, पी, ये सारे जीन हैं, अलग अलग जीन। ये सारे जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होते हैं। तो देखिए कैसा होता है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का पहला स्टेप, सिग्नलिंग। प्लांट सबसे पहले जब इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है एक फिनोलिक कंपाउंड सीक्रेट करता है। जो फिनोलिक कंपाउंड होता है वह एक सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, उनका नाम होता है फ्लेविनोइड सिग्नल। अब ये जो फ्लेविनोइड सिग्नल होता है यह आकर के बैक्टीरिया के एक रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है। इस रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो फ्लेविनोइड सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे ही इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आकर के फ्लेविनोइड सिग्नल बाइंड होता है, बैक्टीरिया को यह सिग्नल मिलता है कि उसे नोड डी जीन को ट्रांसक्रिप्शन कराना है। तो यह सिग्नल आता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव कर देगा, जिससे इस नोड डी जीन, यहाँ पे है, नोड डी जीन को ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं और नोड डी जीन के ट्रांसक्रिप्शन से नोड डी एमआरएनए बनता है। अब इस एमआरएनए से नोड डी प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ मैंने तीर चिन्ह से इंडिकेट किया है, यहाँ नोड डी जीन एक्सप्रेस हुआ और बना नोड डी प्रोटीन। जैसे ही नोड डी प्रोटीन बनता है, इस नोड डी प्रोटीन को भी फ्लेविनोइड सिग्नल ही क्या करता है, एक्टिव करता है। नोड डी प्रोटीन को फ्लेविनोइड सिग्नल एक्टिव करेगा तो ये जो नोड डी प्रोटीन है यह आ करके इनमें से ए, बी, सी, डी, एल, एफ, ई, एच, क्यू, पी किसी के साथ भी बाइंड हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे बिहेव करता है। मान के चलिए यहाँ पर देखिए नोड डी जो प्रोटीन है आकर के बाइंड हुआ नोड सी जीन के ऊपर, और नोड सी जीन को क्या करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो एमआरएनए बनेगा, है ना। कौन सा एमआरएनए, नोड सी एमआरएनए। अब नोड सी एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, नोड सी प्रोटीन बनेगा, और इस नोड सी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नोड सी का ही ट्रांसक्रिप्शन हो और नोड सी का ही ट्रांसलेशन हो, यहाँ पे ई, एफ, एच, क्यू, पी किसी का भी हो सकता है।
ये डिपेंड करता है कि जो हमारा प्लांट है वो कैसे है। प्लांट से जिस टाइप से सिग्नल मिलता है उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग नोड डी जीन डिसाइड करता है कि इनमें से कौन से जीन को एक्सप्रेस कराना है, और उसी के अकॉर्डिंग जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चले हैं नोड सी जीन। तो ये जो नोड सी प्रोटीन बनता है उसे कहा जाएगा नोड फैक्टर। इसके जगह में मान लो नोड पी प्रोटीन बनता तो नोड पी प्रोटीन को भी नोड फैक्टर कहते। चाहे नोड ई बनता या एच बनता या क्यू बनता, सबको हम लोग नोड फैक्टर कहते। तो बन गए हैं नोड फैक्टर। ये नोड फैक्टर होते हैं बैक्टीरिया के सिग्नल। अब नोड फैक्टर बैक्टीरिया से रिलीज हो जाते हैं और आ जाते हैं प्लांट के पास। अब प्लांट के पास नोड फैक्टर आते हैं और प्लांट से जैसे ही टच होते हैं, प्लांट में भी इसके लिए रिसेप्टर होता है। तो प्लांट के रिसेप्टर इन नोड फैक्टर को रिसीव करते हैं और अलाउ करते हैं कि बैक्टीरिया आए और रूट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करे। तब जाके रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सिग्नलिंग। उसके बाद में सिग्नलिंग के बाद क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया को सिग्नल मिल चुका है कि उसे रूट नोड्यूल बनाना है। तो बैक्टीरिया रूट के पास आ जाते हैं, रूट हेयर के पास, और रूट हेयर में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा इन्फेक्शन कॉज करती है बैक्टीरिया। जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करेंगे उसके बाद में इसके अंदर आने शुरू करेंगे। तो तीसरा स्टेप है कर्लिंग। कर्लिंग मतलब इन्फेक्शन कॉज यहाँ पे किए, इन्फेक्शन कॉज करने के बाद में बैक्टीरिया अंदर आना शुरू करते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आना शुरू करते हैं इस रूट हेयर में, रूट हेयर ऐसा मूड सा जाता है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन हो गया है और इसमें बैक्टीरिया भी अंदर आना शुरू कर गए, तो ऐसा थोड़ा सा मूड सा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कर्लिंग। कर्लिंग के बाद होता है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। तो इन्फेक्शन थ्रेड किसको बोलेंगे? देखिए मैं जूम करता हूँ। ये देखिए बैक्टीरिया अब यहाँ तक अंदर आ चुके हैं, यहाँ तक पूरे बैक्टीरिया अंदर आ चुके हैं रूट हेयर में। तो बैक्टीरिया यहाँ से अंदर आना शुरू करते हैं और कुछ दूर तक अंदर आते हैं। तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक के पीछे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को कहा जाता है इन्फेक्शन थ्रेड। तो इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन के बाद में रूट नोड्यूल प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल प्राइमोर्डियम क्या होता है? देखो बैक्टीरिया अंदर आने लगे थे, अब कुछ बैक्टीरिया यहाँ अंदर आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया पीछे से अंदर आ रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है नोड्यूल प्राइमोर्डियम, क्योंकि हल्का सा नोड्यूल यहाँ पे बनना शुरू हो गया है पर अभी तक पूर्ण रूप से नोड्यूल बना नहीं है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अभी तक अंदर आ ही रहे हैं रूट के अंदर और कुछ बैक्टीरिया अंदर आ चुके हैं जिससे नोड्यूल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। तो इसको बोला जाता है नोड्यूल प्राइमोर्डियम। उसके बाद में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। अब नोड्यूल प्राइमोर्डियम में क्या हो रहा था? कुछ बैक्टीरिया अंदर थे, कुछ बैक्टीरिया आ ही रहे थे। उसके बाद में सारे बैक्टीरिया जब अंदर आ जाएंगे तो एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जड़ों में, तो उसी को बोला जाता है रूट नोड्यूल। तो इस प्रकार से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने देखा कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है। अब उसी रूट नोड्यूल के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा वही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जैसे बताया मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसके पास होगा वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। देखो मजे की बात क्या है, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है यह एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए तभी यह वर्क करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यह वर्क नहीं करेगा। एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने का कार्य लेग हीमोग्लोबिन करता है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के वर्क करने के लिए एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वह काम करता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन करता क्या है? जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित करने के लिए कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पकड़ता है ऑक्सीजन को और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। उसी प्रकार ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये भी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है और प्रोवाइड करता है। ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है? रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल के अंदर बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये पैक्ड होते हैं, और रूट नोड्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है
उनको बैक्टीरिया के पास जो लेग हीमोग्लोबिन है उसके सहायता से ट्रैप कर लिया जाता है। मतलब लेग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल के अंदर के जितने भी ऑक्सीजन है उनको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिससे रूट नोड्यूल के अंदर एनारोबिक कंडीशन बन जाता है। और एनारोबिक कंडीशन बनते के साथ ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, सबसे पहले N2 को, जो N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में होता है एटमॉस्फेयर में, उसे पकड़ता है और उनमें से 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देता है और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देगा, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देगा और इनके बीच में अब 2 बॉन्ड रह जाएंगे। उसके बाद में यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम फिर से एक बॉन्ड को इसमें से तोड़ देगा, तो इसके बीच में एक बॉन्ड है और जो इसके 2 बॉन्ड खाली रह जाते हैं और इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली हो जाते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ देता है, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देता है। फिर से यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम अगले स्टेप में जो एक बॉन्ड लास्ट बचा है उसको भी तोड़ देता है यहाँ पे, और तोड़ने के बाद नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देता है और इधर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ देता है। इस प्रकार से 2 अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी कि कैसा प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉन्ड को तोड़ता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। पर ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और यह एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसे जानने के लिए चलिए देखते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर और इसके काम करने का तरीका। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एंजाइम ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का की एंजाइम होता है, मतलब सबसे प्रमुख एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है। हम लोग देखते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर करता है, नॉस्टॉप करते हैं, एनाबिना करते हैं, पर ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम और यही एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है यह प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है यह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है, यानी कि यह एरोबिक कंडीशन में काम नहीं करता है। जहां एनारोबिक कंडीशन हो यानी कि ऑक्सीजन ना हो, उस कंडीशन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। और हम जानते हैं कि जो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने का काम करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, वह होता है लेग हीमोग्लोबिन, जो बैक्टीरिया के पास ही प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के आधार पर। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो होता है मोलिब्डेनम टाइप, एक होता है वेनेडियम टाइप और तीसरा होता है आयरन टाइप। केवल आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा ना, इसमें अगर मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स हैं तो उसको मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोल देंगे। यदि वेनेडियम कंटेनिंग है तो उसको बोल देंगे वेनेडियम नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और आयरन कंटेनिंग है तो उसको बोल देंगे आयरन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो इस प्रकार से इसको नाम दिया जाता है। तो ये 3 टाइप के मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर। तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो आप देखिए ये जो एक कंपोनेंट है ये कंपोनेंट 1 है और ये जो छोटे वाले दोनों हैं ये हैं कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 जो होता है यह हेट्रा टेट्रामर होता है। हेट्रा टेट्रामर, टेट्रा मतलब 4 सब यूनिट का बना होगा और हेट्रा मतलब 4 सब यूनिट से बने होंगे पर सेम नहीं होंगे। देखो ये एक सब यूनिट है, बड़ा सब यूनिट, ये दूसरा बड़ा सब यूनिट है और इसके अंदर में एक छोटा सब यूनिट है और ये दूसरा छोटा सब यूनिट है। मतलब ये जो कंपोनेंट 1 है यह 4 सब यूनिट से बना है, एक बड़ा इधर, एक छोटा इधर। तो 2 छोटे सब यूनिट और 2 बड़े सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रा टेट्रामर। जबकि जो कंपोनेंट 2 है वह होमोडाइमर होता है। होमोडाइमर, डाइमर कहने का मतलब 2 सब यूनिट के होंगे, होमो कहने का मतलब बराबर। तो देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर साइज का है, तो 2 सब यूनिट हैं इसके पर सेम साइज के हैं। उसके अलावा कंपोनेंट 1 को डाई नाइट्रोजिनेज भी कहा जाता है, यानी इसको शॉर्ट में DN कह सकते हैं। जबकि कंपोनेंट 2 को डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कहा जाता है, मतलब DNR कहा जाता है, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज।
कंपोनेंट 1 मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम और आयरन दोनों हैं, जबकि कंपोनेंट 2 जो होता है आयरन प्रोटीन होता है, केवल आयरन यहाँ पे है। कंपोनेंट 1 जो होता है यह कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, जबकि कंपोनेंट 2 जो होता है यह एटीपेज एक्टिविटी करता है। जो इसके वर्क अभी देखेंगे ना तब अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे होता है और एटीपेज एक्टिविटी कैसे होता है। ये जो कंपोनेंट 2 है यह एटीपी को डिग्रेड करने का काम करता है। कंपोनेंट 1 जो होता है वह लार्ज यूनिट होता है, जबकि कंपोनेंट 2 जो होता है वह स्मॉल यूनिट होते हैं। इसके दोनों सब यूनिट स्मॉल होंगे और कंपोनेंट 1 के 2 सब यूनिट लार्ज और 2 सब यूनिट स्मॉल होते हैं, पर ओवरऑल कंपोनेंट 1 लार्ज होता है और कंपोनेंट 2 स्मॉल होता है। तो देखिए ये जो कंपोनेंट 1 के लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल के बीच में ये वाला भाग, इस भाग को बोला जाता है एफी क्लस्टर। इधर की ओर भी नीचे की ओर भी लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल के ठीक बीच के भाग को बोला जाता है एफी क्लस्टर, और इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है पी क्लस्टर। उसी प्रकार कंपोनेंट 2 के भी दोनों सब यूनिट के बीच में जहां दोनों सब यूनिट मिलते हैं वहां पे FeS क्लस्टर पाया जाता है, फेरस सल्फर क्लस्टर पाया जाता है। ये तो था मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है आयरन के साथ। अब देखते हैं इसका वर्किंग कि ये काम कैसे करता है। ये जो लार्ज दिख रहा है लार्ज यूनिट, ये है कॉम्प्लेक्स 1 या कंपोनेंट 1, और ये है स्मॉल यूनिट, ये है कंपोनेंट 2। तो ये काम कैसे करते हैं देखिए, सेल के अंदर जो फेरोडॉक्सिन होता है वह एनर्जी लेकर रिड्यूस जब होता है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन में कि जब एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का, तब फेरोडॉक्सिन भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जैसे ही फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फेरोडॉक्सिन क्या हो जाएगा? रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाता है। अब फेरोडॉक्सिन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में है फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को कंपोनेंट 1 का जो FeS क्लस्टर होता है वह ले लेता है। जैसे ही फेरोडॉक्सिन से FeS क्लस्टर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फेरोडॉक्सिन हो जाता है ऑक्सीडाइज और फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडेज बना लेता है, फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। इस प्रोसेस के दौरान 16 ATP को ये जो कंपोनेंट 1-2 है यह तोड़ करके 16 ADP और 16 IP में कन्वर्ट कर देता है। इस दौरान जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का उपयोग करके जो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से लिया गया था उस इलेक्ट्रॉन को FeS क्लस्टर आगे पास कर देता है Fe क्लस्टर के पास, आयरन क्लस्टर के पास। अब ये जो आयरन क्लस्टर है दूसरे आयरन क्लस्टर के पास इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है, और दूसरे आयरन क्लस्टर के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तब ये जो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है, मोलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स, यहाँ मोलिब्डेनम के पास 2 नाइट्रोजन और 8 प्रोटॉन बाइंड हो जाते हैं। अब ये मोलिब्डेनम क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन के साथ 6 प्रोटॉन को जोड़ देता है और 2 प्रोटॉन को बाहर कर देता है। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इधर से फेरोडॉक्सिन से इधर की ओर दिया गया, 16 ATP इस्तेमाल हुआ, और क्या बने? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 16 ADP और 16 IP, ये बनते हैं इस प्रोसेस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसी प्रकार से काम करता है। तो आई होप आप लोगों को इसका वर्क समझ में आया होगा।